तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्लास आज की। जैसा कि कल आपको मैंने संधि बताई थी कि संधि क्या होती है, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है। तो संधि में आपको बताया था कि 3 प्रकार से संधि को हम समझते हैं। पहला आपका होता है स्वर संधि, दूसरा आपका होता है व्यंजन संधि और तीसरा आपका होता है विसर्ग संधि। तो देखिए स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में क्या डिफरेंस है ये भी कल हम डिस्कस कर चुके थे। एक थोड़ा सा रिवीजन टाइप का मैं आपको दे दे रहा हूँ इसका, है ना। स्वर संधि में क्या होता है, दोनों ही जो वर्ण मिलने वाले होते हैं वो क्या होते हैं, स्वर होते हैं। ठीक है, अगर दोनों वर्ण मिलने दोनों वर्ण मिल रहे हैं वो स्वर है और उनसे ऑब्वियसली मिलकर के जो बनने वाला वर्ण है वो स्वर ही होगा। तो स्वर स्वर इज इक्वल टू स्वर। ठीक है, जैसे अ प्लस अ बराबर आ। ठीक है, इस तरीके से ये भी आपका स्वर है, ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, राइट। व्यंजन संधि क्या है, अगर पहला वर्ण, आवाज आ रही प्रॉपर, आवाज आ रही बताइएगा एक बार। पहला स्वर है, हाँ पहला स्वर है, दूसरा व्यंजन है और इनसे मिलकर के एक व्यंजन ही बनेगा आपका, तो इसे हम व्यंजन संधि बोलते हैं। ठीक है, चाहे स्वर पहला हो या दूसरा, नहीं फर्क पड़ता उससे। अगर आप बात करें इसको तो व्यंजन है पहले फिर स्वर है आपका। ठीक है, व्यंजन संधि होगी, ये ध्यान देना है। क्लियर हो गया। इसके बाद विसर्ग की बात करते हैं। तो अगर दोनों वर्ण को, संधि के लिए मैंने आपको बताया था कि दो वर्णों के योग से एक नया वर्ण बनता है तो इसे हम संधि कह देते हैं। समझ में आ रहा है। अब ये वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो सकता है स्वर, दूसरा हो सकता है व्यंजन, तीसरा होता है विसर्ग आपका। विसर्ग क्या है, जिसमें ये आता है ना, अह कर्ण, ये अभी देखा होगा, जैसे नमः, ये विसर्ग हो गया, ये विसर्ग की मात्रा होती है, राइट। तो अगर पहला विसर्ग है, दूसरा आपका स्वर हो या व्यंजन हो, नहीं फर्क पड़ता उससे। ठीक है, तो क्या कहलाएगी आपकी, विसर्ग संधि कहलाएगी, राइट। ये सब डिस्कशन हमारा कल हो चुका था। अब आज की क्लास में आपको स्वर संधि के प्रकार, हालांकि स्वर संधि के प्रकार भी मैं कल डिस्कस कर चुका हूँ आपसे, राइट। कल रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, तो इसीलिए आज थोड़ा सा इसको बता दिया है मैंने। अब आगे बढ़ते हैं, ये कर लेते हैं इसको। स्वर संधि के प्रकार, कितने प्रकार होते हैं स्वर संधि के, कल बताया था आपको मैंने। देखो पहला होता है आपका दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि हम डिटेल में डिस्कस कर भी चुके हैं। इसका आपका होता है गुण संधि। अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो बोल दीजिएगा, हाँ मैं थोड़ा सा स्पीड में लिखना, तो हो सकता है कि साफ ना दिखाई दे। फिर आपका होता है वृद्धि संधि। फिर आपका होता है चौथा जन संधि, एंड 5 आपका अयाली संधि। अब क्योंकि ये स्वर संधि के प्रकार हैं, तो इन सभी संधियों में हमारे पास जो वर्ण होंगे दोनों के दोनों क्या होंगे, स्वर। ठीक है, पहला वर्ण भी आपका स्वर होगा, और दूसरा वर्ण भी हमारा स्वर ही होगा। ठीक है, यस सर। लेकिन ये स्वर क्या होते हैं हमको ये भी तो पता होना चाहिए पहले। ठीक है, अगर आप मीडियम हिंदी आपका रहा है तो ऑब्वियसली आपको पता होगा, नहीं रहा है तो भी पता होगा, बट फिर भी देख लेते हैं एक बार। तो स्वर संधि जानने से पहले हम स्वर समझ लेते हैं। तो स्वर क्या है, अ
आ, इ, ई, कई बार इसको छोटा ई बड़ा ई भी कहा जाता है, उ, ऊ, वी, ठीक है, ए, आई, ओ, औ, अंग। तो ये स्वर है आपके। ये जो स्वर है यहाँ से यहाँ तक, इनमें आपको देखिएगा कि अ, ई, उ और वी, ये आते हैं आपके लघु स्वर की श्रेणी में। ठीक है, लघु या फिर हर्ष स्वर इनको बोलते हैं। एक और नाम इनका होता है हर्ष स्वर। जैसे अ है, ई है, उ है और इसके अलावा जितने भी स्वर आपके बचे वो सब आपके दीर्घ स्वर हो जाएंगे, सिर्फ इनको छोड़कर। ठीक है, ये आपके स्वर की श्रेणी में तो आते हैं, लेकिन ये आपके अनुस्वर और विसर्ग होते हैं, तो इसलिए इनको हम ना तो लघु बोलते हैं ना ही दीर्घ बोलते हैं। तो दीर्घ स्वर क्या होते हैं? आ, ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये सब क्या है आपके दीर्घ स्वर है। ठीक है, अब इनको हम लघु स्वर क्यों कहते हैं और इन्हें हम दीर्घ स्वर क्यों कहते हैं? ठीक है, ये लघु स्वर क्यों कहलाते हैं और ये दीर्घ स्वर क्यों कहलाते हैं, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। देखो, अगर हम भाषा विज्ञान की बात करें तो लघु स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण काल में बहुत कम समय लगता है। आप उच्चारण करके देखिए, ठीक है, तो बहुत कम समय में आप उसका उच्चारण कर लेंगे तो आपके लघु स्वर हो जाएंगे। जिनका उच्चारण काल अधिक होता है उनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। सीधी सी बात है, लघु मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। तो छोटा और बड़ा क्या? जी सर। उच्चारण काल। ठीक है, जैसे अ खत्म, ई खत्म, उ खत्म, री खत्म। अब आप बोलिए आ, ई, उ, इनका उच्चारण काल क्या है? अधिक है, इसलिए इसको दीर्घ स्वर कहा जाता है। बाकी मात्रा जी सर। अधिक होती है, ये वो ये सब कुछ बिना तरकीब आते हैं, बस उच्चारण काल की वजह से इनको दीर्घ और लघु कहा जाता है। ठीक, अब आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, जो कि आपको आगे हेल्प करेगा समझने के लिए। और आ का अपना क्या है? जोड़ा है। औ का ही दीर्घ स्वर जो होता है वो आ होता है। ई का ही दीर्घ स्वर क्या है आपका? ई है। उ का ही दीर्घ स्वर क्या आपका? ऊ है। ऐसे ही वी का भी एक दीर्घ स्वर होता है ना? लेकिन वो संस्कृत में होता है, उसको हम यहाँ यूज नहीं करते हिंदी में, तो इसका हमारे लिए काफी री, बड़ा री बोलते हैं उसको, क्योंकि वो संस्कृत में अगर पढ़ते हैं संस्कृत की आप वर्णमाला तो उसमें आपको दिखाई देगा, बट यहाँ पर वो नहीं। ठीक है, देखिए अब ये अगर आप स्वर समझ चुके हैं तो अब हम चलते हैं दीर्घ संधि की तरफ। दीर्घ संधि जानते हैं, दीर्घ संधि क्या होती है? डाल लीजिएगा हेडिंग आप, जी सर। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होती है? तो इसको लिख सकते हैं आप, जब लघु दीर्घ प्लस लघु दीर्घ, ठीक है, मिल करके दीर्घ बनाते हैं। मतलब जहां पर आपका लघु स्वर है या दीर्घ स्वर है नहीं फर्क पड़ेगा, यहाँ पर भी आपका लघु स्वर है दीर्घ स्वर पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बनने वाला है वो हमेशा क्या रहेगा? आपका दीर्घ स्वर ही रहेगा। ये आप ही ध्यान रखें। ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अ, हम अ वर्ग ले लेते हैं, तो अ के साथ आ, या फिर अ के साथ आ बराबर बनेगा आपका आ। उसमें आ क्या है? दीर्घ स्वर है आपका, लेकिन बन जिससे रहा है उसमें हो सकता है अ के साथ अ मिलाया जाए, हो सकता है अ के साथ आ मिलाया जाए, हो सकता है आ के साथ आ मिलाया जाए, कुछ भी हो सकता है। देखिए, जैसे अ धन अ बराबर आ, पहला सूत्र इसका। ठीक है, फिर है अ धन आ बराबर आ,
दूसरा सूत्र, फिर है आ धन ओ बराबर आ, ठीक है, फिर है आपका आ धन आ बराबर, तो ये हो गए आपके अ वर्ग के सूत्र, ठीक है, जिसमें यहाँ पर दोनों ही आपके क्या है, लघु स्वर है, लेकिन मिलकर के बनने वाला स्वर दीर्घ हो गया। यहाँ पर एक लघु है, एक दीर्घ है, बनने वाला स्वर दीर्घ है, एक दीर्घ एक लघु, बनने वाला दीर्घ, दोनों दीर्घ बनने वाला दीर्घ। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। अब आपके पास उदाहरण आएंगे बहुत सारे, तो एक उदाहरण देख लेते हैं हम। आपने लिखा विद्या धन आलय, ठीक है। अब विद्याधन आलय में सबसे पहले तो हम कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर कौन सा स्वर है, इसके लिए हम करेंगे क्या, वर्ण विच्छेद। आपको आना चाहिए क्या, वर्ण विच्छेद। कल बताया है आपको मैंने, हालांकि क्योंकि फिर से भी बात है जी सर। कि रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, तो इसलिए आज डिटेल में दोबारा से देखते हैं। वर्ण विच्छेद क्या करते हैं हम, जो वर्ण होता है उसमें या तो आपका स्वर होगा, ठीक है, या फिर आपका व्यंजन होगा, दोनों ही वर्ण है आपके, ठीक है, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है। अलग कर लीजिए आप, तो विद्या में वर्ण विच्छेद करके देखते हैं हम, तो सॉरी वो हलंत लगाइए। देखो हाँ, जब आप किसी भी अक्षर से कोई स्वर अलग करते हैं तो वो स्वर रहित वर्ण कहलाता है, या स्वर रहित व्यंजन कहलाता है। तो स्वर रहित व्यंजन को हम हमेशा हलंत लगा के लिखते हैं। क्या लिखते हैं, स्वर रहित व्यंजन। कैसे लिखे जाते हैं देख लीजिए आप, ठीक है। जैसे आपने लिखा क, स्वर रहित है तो हलंत लग गया नीचे से, ठीक है। ऐसे आपने लिखा ख, स्वर रहित है तो हलंत, ठीक है। अगर आपने लिखा है क, इसका मतलब होता है क के साथ औ की मात्रा है, ठीक है। तो ये जी सर। तरीका होता है लिखने का स्वर रहित। जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो यही करना है। करते हैं विद्यालय का, देखो व लिखा हमने हलंत लगा करके प्लस छोटा ई की मात्रा, तो ऑलरेडी आपका हलंत के साथ है, आधा है, ठीक है। यो लिखा आपने आधा, मतलब स्वर रहित, और यो में काय की मात्रा थी, आ की मात्रा थी। तो ये पहला आपका शब्द था, जिसमें अंतिम जो वर्ण है वो क्या आ रहा है, उसको भी आपने नोटिस करना है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ रहा है आपका आ। अब दूसरा जो शब्द है वो है आपका आलय, ठीक है, देखेंगे इसको। दूसरा शब्द आपका क्या है, आलय है। दूसरे शब्द को मैं अलग पेन से लिख देता हूँ, आप देखिएगा, समझने के लिए रहेगा आपको। आ धन, लौ में हलंत लगाइए, लौ के साथ क्या है आपका औ की मात्रा, यो में हलंत लगाइए, यो के साथ क्या है आपका औ की मात्रा, ठीक है। तो यहाँ पर ये लौ है, ये आ है और ये आ है, क्या हो रहा है आपका, विद्याधन आलय। तो आधन आ, जब आ से आ मिलता है तो क्या बनता है आपका, देखा आपने कि यहाँ पर आ बनता है ना। आधन आ बराबर क्या हो आपका, आ हो गया। जी सर। क्लियर हो गया। तो ये यो के बाद जो आ था ये, और ये जो आलय का जो आता है ये हट गया, इनके बदले आ जाएगा आपका ये बड़ा वाला आ। यो के बाद इसको आप कनेक्ट कर दीजिए, क्या होता है आपका, विद, विद आ, विद्या, ल यो तो आपका ऐसे नहीं रहेगा, लय, तो विद्याधन आलय बराबर बन जाता है आपका क्या, विद्यालय। तो जिनको आता है पहले से संधि, तो उनके लिए तो ये बहुत मतलब बोरिंग सा हो जाएगा कि हाँ भाई हमको तो आता था, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिनको नहीं आता था उनके लिए बहुत जरूरी है इस तरीके से बिल्कुल विश्लेषण करते हुए सीखना, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसा ना सोचिए कि हमको सब कुछ आता है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों से आप सीखते हैं। वर्ण विच्छेद अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप बाद में प्रत्यय करेंगे, उपसर्ग करेंगे, बहुत सारी चीजों में आपका वर्ण विच्छेद काम आता है। समझ में आ रहा है, हाँ। चलिए जी सर। अब आगे बढ़ते हैं हम, कुछ उदाहरण। अच्छा, ये तो था आपका आ वाले एग्जाम्पल्स, ठीक है। आ के साथ अभी बहुत सारे एग्जाम्पल आपके हैं, जैसे ई वर्ग था आपका, उ वर्ग था, तो उसको भी देख सकते हैं। ई धन ई, मतलब छोटा ई और छोटा ई मिलकर के बड़ा ई बन रहा है। फिर ई धन बड़ा ई,
बराबर आपका बड़ा ई बन गया, ठीक है। फिर बड़ा ई धन छोटा ई बराबर बड़ा ई बन गया आपका। फिर आपका बड़ा ई धन बड़ा ई बराबर बड़ा ई बन गया, क्लियर हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये वर्ग क्या बना आपका ई बड़ा ई प्लस ई बड़ा ई बराबर बड़ा ई, ये आपको सूत्र बनना है। क्योंकि मैं कल फिर से बोल रहा हूँ कि कल मैं बता चुका हूँ आपको, आज तो सिर्फ ये है कि रिकॉर्डिंग की वजह से बताना पड़ रहा है, सब ये है, अदरवाइज और डिटेल डिस्कस करेंगे इसकी हम। देखो जैसे आपने बोला कवि धन इंद्र, अब कवि धन इंद्र को फिर वर्ण विच्छेद करते हैं, तो देखिए क हलंत लगाया हमने, स्वर रहित हो गया, और धन क में हलंत लगाया, स्वर रहित हो गया, फिर छोटा ई प्लस इंद्र, ठीक है। तो इसको भी विच्छेद कर लेते हैं अच्छे से। फिर ये ई आ गया आपका धन आधा 9, फिर हलंत आया 2 का, फिर आपका और फिर र हलंत वाला, फिर र आधा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि ये कवि ये एक अलग शब्द है, इंद्र ये एक अलग शब्द है। अब इसमें मिलने वाले शब्द वो कौन कौन से देखो, छोटा ई और छोटा ई मिल रहा है, और आपको पता है कि छोटा ई छोटा मिलकर बड़ा ई बनता है, तो छोटा ई और छोटा ई मिलकर क्या बनेगा आपका बड़ा ई बन जाएगा। अब जब ये बड़ा ई बनेगा तो ये बनेगा आपका क के साथ, ठीक। तो क में अ की मात्रा लगाई तो पूरा क हो गया, व में बड़ी ई की मात्रा तो व में ये बड़ी ई की मात्रा, इस तरीके से आधा 9 ये ऑलरेडी था, कविंद्र बनता है, कवि धन इंद्र बराबर कविंद्र हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार की संधियां कहलाती हैं आपकी दीर्घ संधि, जहां पर अ वर्ग ई वर्ग या फिर उ वर्ग के लघु और दीर्घ मिल करके दीर्घ स्वर की उत्पत्ति करते हैं। तो ऐसा कहीं पर भी अगर आपको मिलता है तो आप उसको निश्चित रूप से दीर्घ संधि कह सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपका एक और वर्ग बनता है उ प्लस उ बराबर बराबर, ठीक है। अब इसके भी बनाएंगे हम 4 पार्ट, छोटा उ धन छोटा उ बराबर बड़ा उ, दूसरा छोटा उ धन बड़ा उ बराबर बड़ा उ, तीसरा बड़ा उ धन छोटा उ बराबर बड़ा उ, चौथा बड़ा उ धन बड़ा उ बराबर बड़ा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये क्लियर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आएगा। और आप एक काम करिएगा कि ये कल भी कहा था आपसे मैंने कि आप दीर्घ संधि के जितने भी आपको एग्जांपल्स मिलते हैं, अगर कोई बुक आप कैसे उससे या फिर नेट से आप उनको कर सकते हैं, और कोशिश करिएगा कि संधि के साथ साथ संधि विच्छेद करना भी आप सीखें। चलो विच्छेद तो अभी नहीं करें, विच्छेद बाद में होता रहेगा, फिलहाल संधि सीखिएगा, ठीक है। चलिए मैं क्लास को आज यही कंप्लीट करता हूँ कि अब जीएस की क्लास भी होनी है आपकी 7:30 बजे से, जीएस का टाइम है और ऑलमोस्ट 7:30 हो ही गया है। तो बाकी इसके आगे हम कल स्टार्ट करेंगे। कल अगर कोई आपका डाउट रह जाता है दीर्घ संधि का तो पूछिएगा, अदरवाइज फिर हम कल गुण संधि और वृद्धि संधि करेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका गुण संधि और वृद्धि संधि का, 2 संधि हमने कल पढ़ ली है, फिर नेक्स्ट 2 संधि जो हम हमारी चर्चा करेंगे। संधि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आप देखेंगे कि 1 से 2 क्वेश्चन कम से कम आपको संधि के मिलते हैं, 2 नंबर की संधि आपकी करके मिलती है, इसलिए डिटेल डिस्कशन होगा इसका, और जहाँ पर भी आपको नहीं समझ में आएगा आप